भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा 2024 में हार की कुछ खास वजूहात है, कुछ खास कारण है। लेकिन उस वजूहात या उन कारणों को समझने और उस पर बात करने से पहले एक चीज़ हमें समझनी होगी कि पहले ये लोग इसे हार तो माने। ये लोग कहीं से भी इस लोक चुनाव नतीजे को हार की तरह नहीं देख रहे। आज भी वही अकड़, वही घमंड, वही गुरूर इनमें नजर आ रहा है। चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे शपथ ग्रहण हो, या बाकी 4 जून के बाद से जो देखने में आ रहा है, कहीं से ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इसको वो हार समझ रहे हैं, इसको वो बहुत बड़ी जीत समझ रहे हैं। बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई लगातार तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बना है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने तो वो सहयोगी दलों के बैसाखियों पे बने या उन्होंने कोई खिचड़ी सरकार बनाई? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रस्सी जल गई लेकिन इनका बल अभी तक नहीं गया। ज़्यादातर लोगों का मानना है, और यह हकीकत है, इसे जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी समझ ले उतना ही उनके लिए फायदे की चीज़ है कि इनकी 63 सीटें कम हुई हैं। आप समझिए, हमारे देश में कई ऐसे राज्य है जिसमें 63 सीटें नहीं है, उससे कम है। ऐसे कितने राज्य है? मतलब ऐसे कई राज्यों से वो सीटें उनकी कम हो गई। मोदी जी कहते फिर रहे हैं कांग्रेस ने 14, 19 और 24 में जितनी सीटें हासिल की, उन सीटों को मिला दिया जाए तो 240 जो इस मर्तबा उन्होंने सीट जीती है उसकी बराबरी नहीं करती। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ। उनके साथ में जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार, इनकी जनता दल यूनाइटेड 14 में, 19 में और 24 में अगर इन तीनों चुनाव का उनकी जीती हुई सीटों को जोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी ने जितनी सीट इस मर्तबा जीती है तो उन तीनों दफे को जनता दल यूनाइटेड की सीटों को जोड़ दिया जाए तो उससे कम है। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि ये कोई एक खराब बात है? अगर कोई सीट बढ़ रही है किसी की तो वो खराब बात है। कांग्रेस ने जितनी सीट 14 में और 19 में जीती उतनी सीट अकेले 24 में जीती। इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है। अगर 2014 की कांग्रेस की सीटों को 2019 की कांग्रेस की सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो इस दफे जो सीटें जीती है उससे ज्यादा है। तो ये पहले माने दो कि ये हारे हैं, असल में ये चुनाव हारे हैं, मगर ये दिखाना नहीं चाह रहे, ये लोगों को बताना नहीं चाह रहे। आज भी वो उसी आइट में है, उसी ऐठन में है, उसी घमंड में है। बहरहाल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने 234 सीटें जीती। बाद में पप्पू यादव और लद्दाख से जो सांसद है और उसी तरीके से महाराष्ट्र के एक निर्दलीय सांसद, इन तीनों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। इस तरह कांग्रेस की सीटें 102 हो गई। उसके बाद वायनाड से राहुल गांधी ने एक सीट छोड़ा तो उनकी सीट हो गई 101। अब वो एक वायनाड की जो सीट छोड़ी है वो 6 महीने के अंदर में दोबारा वहाँ पर इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन के बाद ये ऐलान हो चुका है कि वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी और वायनाड से चुनकर वो फिर से कांग्रेस की टैली को 102 कर सकती है। बहरहाल आज हम उन कारणों पे बात करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी ये चुनाव हारी। सबसे पहले तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। उनका तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, इन स्टेट में इनका वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन वोट शेयर बढ़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें सिर्फ उड़ीसा और तेलंगाना में बढ़ी हैं। पंजाब में उनकी सीटें कम हो गई, केरला में उनको एक सीट मिली और तमिलनाडु में वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के बावजूद कोई सीट नहीं मिल सकी। और उसके अलावा बाकी जो राज्य हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अच्छा खासा कम हुआ है। कहीं कहीं तो ये 15% से ज़्यादा कम हुआ है। तो ये वोट परसेंट अगर ओवरऑल देखा जाए 2019 के मुकाबले इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 1 से ज़्यादा परसेंट, 1% लाखों होता है, 1% वोट, 1 से ज़्यादा परसेंट जो है वोट कम हो गया। तो 63 सीटें कम होना, ओवरऑल जो परसेंटेज है उसमें 1% वोट कम होना, क्या ये हार नहीं है? अजीब अजीब लॉजिक दिए जा रहे हैं कि एक बच्चा जो 97, 98, 99% बनाना चाहता था, उसका 70 आया। अरे क्यों आया 70? उस बच्चे ने कहा था ना, उस बच्चे ने कहा था कि हम 400 सीट लाएंगे। हम धारा 370 हटाए हैं। धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया अपने आखिरी संबोधन में, जो लोकसभा में जब बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ही कहा था ना कि धारा 370 हटाए हैं तो बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी और एनडीए को 400 सीटें मिलेगी। 400 का टारगेट उन्होंने ही सेट किया था ना। वो बच्चा अपने माँ बाप को बोल रहा है कि मैं 100 या 99 नंबर लाऊंगा और वो 60 नंबर ला रहा है या 58 नंबर ला रहा है। तो इसमें उस बच्चों को बोलेंगे नहीं, उसे बोला जाएगा ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। दरअसल ये लोग अपने भक्तों की तरह हिंदुस्तान की आम जनता को भी बेवकूफ़ समझा है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने बता दिया कि भारत की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार है और कई तरीके से इन लोगों ने सीख दी। तो सबसे पहले इनके हार की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण इनका 400 का टारगेट था। जब इस टारगेट को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में इस टारगेट का ऐलान किया, तभी लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में एक बात घूमने लगी कि आखिर इनको 400 सीट काहे को चाहिए, किस बात के लिए चाहिए। तो लोगों ने पूछना शुरू किया। जब वो टारगेट सेट कर रहे थे संसद में, उनको बताना चाहिए था सिर्फ कड़े कदम उठाना है, कड़े कदम उठाना है, कड़े कदम उठाना है, इसलिए 400 हमें सीट चाहिए। तो लोग वो कड़े कदम पूछेंगे ना आपसे कि नहीं पूछेंगे कि आप वो क्या कड़े कदम उठाना चाहते हैं। तो लोगों ने पूछना शुरू किया। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो लोगों ने इनके उम्मीदवारों से, इनके नेताओं से पूछना शुरू किया कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए। तो उनको मोदी जी उनको बताए रहते तो वो बताते कि उनको 400 सीट क्यों चाहिए। उन्होंने बताया नहीं। अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, जो बचपन से उनको सुनाया गया, जो शाखाओं में उनको पढ़ाया गया, जो उनकी बंद कमरे की मीटिंगों में जो उनको बताया जाता था कि हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ऐसे 4 बड़े नेता, ऐसे कई नेताओं ने कहा कि हम जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। अब ये मौका दिया, विपक्ष ने वो मौके को झपट लिया। हर प्रचार में, हर चुनाव प्रचार में, हर तरफ राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर पहुंच गए, जिसका रिजल्ट मिला और मिलना ही था। कोई मजाक है? आपने भक्तों को बेवकूफ़ बनाया, आपने अपने वोटरों को बेवकूफ़ बनाया कि आज निकल हम आरक्षण खत्म करेंगे, हम संविधान खत्म करेंगे या संविधान को जो है हम बदलेंगे। वो आपने उनको सुनहरी ख्वाब दिखाए। वो ख्वाब
दिखाते दिखाते आप वो ख्वाब खुद भी देखने लगे। लेकिन मजाक नहीं है, संविधान इस तरीके से आप बदल नहीं सकते। ये आम जनता ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि आज भी हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा करने वाले बहुत से लोग हैं। ये तो पहली वजह, ये इनका टारगेट था, जो 400 पार का इन्होंने टारगेट दिया। और कमाल ये हुआ कि जैसे ही पप्पा ने 400 का टारगेट दिया तो मीडिया के दुम छल्ले जो है, मीडिया जो गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी का मीडिया, उसके जो दुम छल्ले है, उसके जो दलाल है, उन्होंने वो खींचतान शुरू कर दी और टारगेट को 400 पार करने का पूरा बेड़ा उठा लिया। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उसके बाद से जो ओपिनियन पोल शुरू हुए सी वोटर के, एबीपी न्यूज़ पे दिखाया जाता था। हर रोज वो भांड उस एबीपी न्यूज़ पर बैठ जाते थे और सीधा सीधा लोगों को दिमाग में ये बिठाना शुरू किया कि अब की बार जो है वो एनडीए 400 पार कर ही रहा है, और नहीं तो 350 से 400 के बीच वो रहेगा। तो ये बच्चा जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जो मिसाल दे रहे हैं कि एक बच्चा 98 बनाने वाला था, 70 बनाया, 60 बनाया, तो वो बच्चे के जो दोस्त है वो भी तो ये बोल रहे थे कि ये बच्चा जो है 400 पार करेगा। एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में, मीडिया के भांड जो है तो यही तो बोल रहे थे। तो पूछेंगे नहीं, ये हार नहीं है, ये हार है, ये बहुत बड़ी हार है। ये इतनी बड़ी हार है कि इनको सोचना चाहिए, इस बात पर इनको गौर करना चाहिए कि आखिर उनके हाथ में इतनी बड़ी हार कैसे लगी। वो तो कुछ समीकरण ऐसे बने कि उनको 2 बैसाखी मिल गई, चंद्रबाबू नायडू की, टीडीपी की, और जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की। 2 बैसाखियां मिल गई, मगर विपक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि ये बैसाखियां कब टूट जाए, कब वहां से हट जाए। कमजोर बैसाखियां, पुराने इनके रिकॉर्ड देखा जाए तो बैसाखी कभी भी जो है वो उनके पास से हट सकती है। तो इनका जो 400 का नारा था, इनका जो 400 का टारगेट था, इनको इसका भुगतान भुगतना पड़ा बड़े ही घमंड के साथ। हमने धारा 370 हटाई है तो हमको 370 सीटें मिलने वाली। ये बात करते वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम धारा 370 तो हटाए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी की 3 सीटों की, लोकसभा की 3 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं। अगर इतना ही उनमें घमंड था जीतने का और इतना ही अच्छा कदम था ये, तो क्यों नहीं वो कश्मीर की घाटी के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उठाए। जिस चीज पर उन्होंने टारगेट सेट किया उस चीज पर ही वो खरे नहीं उतरे। भले ही वो चुनाव वहां हार जाते, भले ही वो चिन्ह के तौर पर, भले ही वो सबके साथ सबके विकास के तौर पर, कम से कम उन्हें कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की उन सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारना चाहिए था। अगर वो उतारते तो एक मैसेज भी जाता कि नहीं, इन्होंने ये जो कदम उठाया है ये आज भी उस पर डटे हुए हैं। लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाली जनता इस तरह की घमंड, गुरूर की भाषा को पसंद नहीं करती। इनको चाहिए कि वो चांद की सैर कराने के ख्वाब दिखाने से बेहतर है कि जमीन की हकीकत को समझे और इस तरह का गुरूर, घमंड और इस तरीके के इवेंट, इस तरीके का टारगेट, इस तरीके के नारे देने से इनको बचना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी के सीटों के घटने, 63 सीटों के घटने की एक अहम वजह वो है इनका 400 पार का नारा। अगले एपिसोड में हम दूसरे कारण पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।